हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक्स कार्बोनेस कंपाउंड्स की, क्योंकि जब हम 9 सेकेंड में आते हैं तो हमें कार्बोनेस कंपाउंड यानी केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर देख के हमें बहुत ही हैरान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि इसको समझना कैसे है। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो में हम देखें तो वहाँ पे बेसिक्स इन्हें दिखाए नहीं जाते, बस कि इतना पढ़ाया जाता है कि हमारे दिमाग से ऊपर चला जाता है। तो इस वीडियो में हम इस सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे, सारे चैप्टर्स के। तो इस वीडियो में हम जो कार्बोनिक कंपाउंड है उसके बेसिक्स देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कहाँ पे मुश्किल चीज़ें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो हो जाएगा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, क्योंकि जब 9 से 10 में आते हैं तो 9 में तो इतना पढ़ते नहीं है, जब 10 में आते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि बोर्ड्स भी 10 में होते ही हैं। सबसे पहले कार्बन। तो कार्बन आपको पता होगा, जैसे कि आपने कोयला देखा होगा, काला कोयला, वो भी नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा, आपने किसी जानवर को देखा होगा, किसी गाय वाय को, ये मछली बन गई सॉरी, किसी इंसान को तो देखा होगा, देखा तो होगा। तो वो सब किसके बने हुए हैं? कार्बन के। आप सोच रहे होंगे भाई सब तो अलग दिखते हैं, कार्बन कैसा है? तो आपको क्लियर फॉर्म दिखाना चाहता हूँ कार्बन का। तो वो आपने देखा होगा डायमंड। डायमंड तो अगर आप में से किसी ने डायमंड भी नहीं देखा है तो चलिए कुछ अच्छा सा दिखाता हूँ। पेंसिल तो आपने इस्तेमाल किया है। आपने उसके अंदर एक काली सी यहाँ पे कुछ, आपका पेंसिल भी बना के देता हूँ। ये पेंसिल के अंदर की निब और इसके ऊपर एक कवर होते कुछ इस तरीके से। मैं विजुलास कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ इस तरीके से ऊपर से शेड होके अंदर से कुछ निब दिखता है। जब हम इसको शार्प करते हैं तो ऊपर हमें एक निब दिखता है, तो वही है ग्रिफॉल। तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म है। कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे कि इंसान काले भी हो सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं, इसीलिए कार्बन बहुत सारे चीजों में पाया जाता है। तो कार्बन की एक अच्छी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जेलिस, शायद ऐसा ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, बर्जेलिस। जब वो क्या कह रहे थे, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि भाई जो कार्बन है, जो कार्बन है वो हमें सिर्फ किस में मिलेगा? लिविंग थिंग्स में मिलेगा। वो सिर्फ हमें लिविंग थिंग यानी जानदार चीजों में ही मिलेगा। यानी नेचर ने सिर्फ कार्बन किस में डाला? लिविंग थिंग्स में डाला। तो इत्तेफाक से एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था होलर, याद रखना WHOLER, होलर। तो होलर ने क्या किया? होलर ने एक एक चीज ली, एमोनियम साइनेट कहते हैं जिसको। तो आपको इसको याद नहीं करना है, भूल जाइए। उसको गर्म करके क्या बनाया? यूरिया बनाया, खाद बनाया। खाद तो वही कार्बन है। उसने कहा कि हाँ भाई, जो बर्जिलीज था वो गलत कह रहा था, हम लेबोरेटरी में भी कार्बन बना सकते हैं, यानी इनऑर्गेनिक चीजें बना सकते हैं, वही इससे बनी कार्बन से बनी हुई चीजें बना सकते हैं। तो कार्बन के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा पता चल गया होगा कि भाई कार्बन किसे कहते हैं, हमने देखा है। तो ये लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, ये आपको पता चल गया। आप यहाँ पे कार्बन बनता कैसे? कार्बन बना किससे? कार्बन बना है एटम। किससे बना है? एटम्स। तो आपने सुना होगा एटम्स। आप एटम को भी एटम्स से बना है। अब ये एटम है क्या? एटम जो है, अगर आप एक चीज लोगे, इस तरीके से एक चीज लोगे, उसको आपने तोड़ा 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 तोड़ा, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा बचेगा जो आप कभी नहीं तोड़ सकते। इतना छोटा छोटा है। उस जैसे छोटे 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 बहुत सारे मिल से ये टेबल बना है आपका। इसी तरह जो हमारा जो ये कार्बन है,
ये भी किससे बना है? एटम से बना, एटम से बना है। अब एटम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम कार्बन के अंदर जा चुके हैं। तो एटम क्या क्या था? जब सबने देखा कि भाई एटम है, डेल्टन भाई ने कहा था कि भाई सारे चीजें किससे बनी है? डेल्टन। डेल्टन ने कहा कि एटम से बनी है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई सेल से बनी है, वो में तो पढ़ा होगा। इससे डेल्टन ने कहा कि भाई सारी चीजें एटम से बनी है, एटम से बनी हुई हैं। तो उसके आगे एक नामी शख्स है गया थॉमसन। थॉमसन थॉमसन ने कहा कि भाई थॉमसन ने कहा कि भाई एटम ही नहीं होता, एटम के अंदर भी कुछ छोटी, उससे भी छोटी चीजें होती। उसने सबसे पहले कहा कि भाई एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस होता है, उसका बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद रदरफोर्ड भाई आए, उसने कहा कि भाई सिर्फ एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि क्या होते? प्रोटॉन भी होते, प्रोटॉन भी होते हैं। आप और कोई भाई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने कहा कि भाई प्रोटॉन ही नहीं, न्यूट्रॉन भी होते हैं अंदर। कोई डेल्टन ने तो कहा था कि भाई सबसे छोटी चीज तो एटम है, दुनिया में सबसे छोटी छोटी चीज तो क्या है? एटम है। ये गलत हो गया, एटम के अंदर तो कुछ और चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई सबसे अंदर क्या होता है? एटम के सबसे अंदर आते हैं न्यूक्लियस, इसके अंदर आते हैं प्रोटॉन्स। क्या आते हैं? प्रोटॉन्स, पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने सुना होगा, पॉजिटिव वाले प्रोटॉन्स वो किसके अंदर आते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये है क्या? न्यूक्लियस, इसके अंदर आते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरह आते हैं। प्रोटॉन्स ही आते हैं, सॉरी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और क्या आते हैं? न्यूट्रॉन्स। ये दोनों इसके बाहर जा ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, ये इसको तोड़ नहीं सकते। इनके बाहर है भाई राज, किसका राज है? इसके बाहर है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस पहली शेल, इसको हम क्या कहते हैं? शेल। पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहली शेल को नाम क्या दिया गया? ये के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेल, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। दूसरी में एल, इसमें 8 आएंगे, और एक आता है। इस तरह बढ़ते जाते हैं, बाकी सब जो शेल्स हैं उसमें 8 8 8 8 8 8 8 आते जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे पहली शेल में 2 आ गए, अगर दूसरी शेल में 8 आ गए तो स्टेबल है, 8 से कम आ गया तो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो कार्बन क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। यानी 6 मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने? 6 है। जो मैंने बात की है, ये जो आगे पहले बात की थी, ये यहाँ पे ये वाला, ये हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स, ये अंदर हो गए प्रोटॉन्स। ये कितने हो गए? ये 6। ये कितने हो गए? 6 हो गए। ये कितने हो गए? 6। इसके अंदर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 6। तो इसके एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो जब हम इसका शेल बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा, इसके बाहर शेल बनेगा, ये अंदर हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। पहली शेल में 2 आएंगे, 2 आएंगे, हो गया। ये पहली के शेल में कितने आएंगे? के शेल में 2 आएंगे। दूसरी वाली एल, के बाद एल आता है, एल शेल में कितने आएंगे? 2। बाकी कितने बचे? 6 में से 2 निकालने से बाकी 4 बचे, 4 इसमें आएंगे, 4 इसमें आएंगे। तो हमने देखा कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6। यानी इसके बाद 2 शेल्स होते हैं, एक शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 4 होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक समझ आ गया? कार्बन के एटॉमिक मास, अंदर शेल समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है भाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, यही जो एटॉमिक नंबर है उसका दुगुना करो तो हमारे पास क्या आता है? एटॉमिक मास आता है। एटॉमिक नंबर 6 था, उसका दुगुना करना, सॉरी 12 आएगा। समझ आ गया? उम्मीद है आपको समझ आ गया, क्योंकि आसानी से पढ़ा रहा हूँ। इसके आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको बेसिक्स क्लियर करूँगा। तो थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे
इस टेबल में समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जान लिया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक मास जो है वो 12 है और इसके पास 2 शेल्स होते हैं, एक के एल। एक के में 2 आते हैं और दूसरे में 4 आते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। और एक जरूरी बात, जो एल शेल है लास्ट वाले शेल में, उसमें 4 है, ये याद रखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो कार्बन 2 तरीके से पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में। एक फ्री स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में। एक कंबाइंड स्टेट में फ्री स्टेट यानी वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, यानी वो किसी के साथ कुछ भी बनाता नहीं। फ्री स्टेट की बात करें तो फ्री स्टेट वहाँ पे सिर्फ कार्बन ही होता है। जैसे कि डायमंड में आपको सिर्फ कार्बन ही मिलेगा, फ्री है। यहाँ पे भी खाली कार्बन ही मिलेगा। ग्रेफाइट, ये फ्री स्टेट, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है। तो कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट में जो है वो 3 जगह पाया जाता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि सॉलिड की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे फ्री स्टेट में, कंबाइंड में यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन है। प्रोटीन इसी तरह लिक्विड में डीजल, पेट्रोल, और यहाँ पे गैस में CO2। यहाँ पे भी कंबाइंड स्टेट में कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ इसमें फ्री स्टेट में बात करें तो खाली कार्बन ही है डायमंड। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो वर्ड आता है वो आता है वर्सटाइल। ये जो है वर्सटाइल नेचर का होता है। वर्सटाइल नेचर की बात करें तो वर्सटाइल मतलब ऐसी एक चीज जिसके पास जो हर कुछ कर सकता है। यानी कार्बन जो है वो लंबी चेन भी बना सकता है। कार्बन मिल के इतनी बड़ी लंबी चेन बना सकते हैं, यहाँ से कन्याकुमारी तक बना सकते हैं, इतनी बड़ी चेन बना सकते हैं। इसलिए इसके पास बहुत खूबी है, इसलिए इसका वर्सटाइल नेचर कहा गया है। दूसरा ये 2 वर्ड्स ज्यादातर आते हैं। एक आता है, एग्जाम में भी बहुत आते हैं, ये मैम साहिबा या मैडम जो मास्टर है उनका फेवरेट क्वेश्चन है। कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं जिसकी वजह से इतना यूनिक है, यानी इसके बारे में अलग चैप्टर बनाया गया। इसमें आखिर है क्या, आपको एक क्वेश्चन आ गया होगा, भाई इतने एलिमेंट्स हैं, 118 हैं, उनमें से कार्बन ने खास क्या है कि इसका एक अलग चैप्टर ही बना दिया। कार्बन के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक टेट्रावेलेंसी की, दूसरा एक कैटेनेशन। पहला टेट्रावेलेंसी, दूसरा कैटेनेशन। इसकी वजह से ये 2 यूनिक खूबी हैं। क्या है, ये दोनों यूनिक हैं, यूनिक एबिलिटी है इनकी। यूनिक एबिलिटी है किसकी, कार्बन की। आप टेट्रावेलेंसी समझेंगे भाई क्या है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, याद रखना। जैसे कि होता है जैसे कि आपने सुना होगा बाइनोमियल 2 को कहते हैं, ट्राइनोमियल 3 को कहते हैं, टेट्रानोमियल 4 को कहते हैं। समझाइए आपको। टेट्रावेलेंसी में भाई इसके पास कौन सी वैलेंसी है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब आउटर शेल में कितने, आउटर शेल, यानी इसका मतलब है कि भाई कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से। मैंने आपको पहले समझाया था भाई,
यहाँ होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन्स, इसके बाहर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास दो शेल होते हैं, इस शेल में कितने होते हैं, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर में 4 होते हैं। तो ये हो गया, इसी को कहते हैं, इसके बाहर शेल में कितने 4 हैं। इसकी यही खूबी है कि इसकी वजह से ये यूनिक बनाती है। तो हर चीज को स्टेबल होने के लिए या उसके पास 8 बाहर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 4 हैं, इसकी वैलेंसी के 2 4। अगर ये 4 को गेन कर लेता है, किसी से ले आता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके पास सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 है, इसका कितना 1 है, यानी इसका पहले शेल के एलिमेंट, पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल में 1 हो गया, 2 8 1 11। तो इसके शेल में पहले शेल में 1 है। तो आपको क्या यहाँ पे इसको क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि भाई जब इसमें 2 पूरे हो जाते हैं तो बाहर में जाता है। जब शेल स्टेबल होते हैं तो ये ज्यादातर एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि उनका जो शेल है वो स्टेबल हो जाए। तो इसको और एक चाहिए, तो जो अगर हाइड्रोजन के पास और एक सॉरी अगर हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये न्यूक्लियस हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये फुल हो जाएगा, इसका जो पहला शेल है वो फुल हो जाएगा। इसी तरह सोडियम के जो पहला शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में कितने हैं 8 हैं, और लास्ट शेल में 1 है। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसके पास और 7 आ जाए, कि ये चाहेगा कि ये किसी को दे दें ताकि उसके साथ 8 हो जाए। तो ये इजी चॉइस करेगा कि वो एक किसी को दे देगा, और ये एक किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा, इसलिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा NH बॉन्ड बनाएगा। इसको कहते हैं शेयरिंग और केयरिंग, शेयरिंग नहीं सॉरी, इसमें कहते हैं गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह हम ये समझ चुके हैं कि कार्बन के जो आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 4 हैं। तो ये क्या करेगा, अगर ये 4 को ले लेगा तो इसके पास 8 बनेंगे, जिसकी वजह से ये दूसरे शेल में स्टेबल होगा। या ये कुछ इस तरह कर सकता है, ये अगर 4 को लूज कर लेता है तो तब भी उसके पास 2 बचेंगे, जिसकी वजह से वो पहले शेल में स्टेबल होगा। यानी कुछ इस तरह से देख सकते हैं, कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये 1 ये 2 हो गया, इसके पास इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 4 हैं। अगर वो 4 को ले आता है तो इधर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, जिस वजह से वो स्टेबल होगा। देख सकते हैं इधर से 4 लाया तो कितने बने, 1 2 3 4। या इसके पास जो पहले 4 थे, अगर वो उसको लूज कर लेता है, यानी जो पहले 4 हैं ये 4 हैं, अगर ये 4 किसी और को दे देता है तो इसके पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, जिसकी वजह से तब भी वो स्टेबल होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट में 2 होना चाहिए। मगर ये दोनों नहीं करता, ये दोनों नहीं करता, क्यों नहीं करता ये समझेंगे। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके पास न्यूक्लियस के पास मैंने पहले ही आपको समझाया था कि ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि उसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसके एटॉमिक नंबर 6, और उसके पास क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो यहाँ पे बाहर हमारे पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर देख सकते हैं, अगर ये इन 4 को लूज कर लेगा, न्यूक्लियस के पास इतनी ताकत नहीं कि ये इन 4 को लूज कर ले, क्योंकि बड़ी तेजी से पैक होके रहते हैं, तो इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको लूज कर ले। और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी इतनी दूर शेल में, इतनी ताकत नहीं हुई कि वो दूसरे से ला सके। अगर इसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होते तो वो ला भी सकता था, मगर इसके पास प्रोटॉन्स भी कम है, जिसकी वजह से वो फेंक भी नहीं सकता। तो इसकी वजह से क्या करता है, ये एक चीज करता है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। टेट्रावैलेंसी का ख्याल रखना, इसके लास्ट में 4 हैं, तो उसी की वजह से क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। टेट्रावैलेंसी की वजह से कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट मतलब वो शेयरिंग करता है, मांडोली करता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया कार्बन, यहाँ पे लास्ट में कितने 4 है, याद रखना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक 4 यहाँ। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लाएगा, हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई तू भी अपना, हाइड्रोजन के पास एक एटम होता है तो बोलता है कि इधर रख, इधर से एक हाइड्रोजन लाता है, इधर रख। तो ये क्या करते हैं, इसके साथ मांडोली करते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट खेला होगा, आपके गाँव में पैसा जमा करते हैं और एक बेड लाते हैं, कभी इसके पास रखते हैं, कभी इसके पास रखते हैं, तो इसी तरह ये भी करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जमा करते हैं, कहते हैं कि भाई ये देखो मेरे पास अब कितने हो गए, हाइड्रोजन के पास स्टेबल हो गया, इस हाइड्रोजन के पास एक और ये 2 हो गए। इसी तरह इसके पास कितने हो गए, एक, ये फिलहाल ये हाइड्रोजन घुमा दीजिए, ये हाइड्रोजन घुमा दीजिए, हाँ, या हाइड्रोजन फिलहाल नहीं। तो ये हाइड्रोजन अब कितने हो गए, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसके पास कितने होते हैं, 8 होने चाहिए। इधर एक आएगा, इधर एक आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसके साथ शेयरिंग 2 की, इसके साथ शेयरिंग। ये हाइड्रोजन बहुत सारे होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, खुद भी स्टेबल हो गया। अब कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो सब स्टेबल हो गए, इनके सारे पहले शेल में 2 2 हो गए। इसी तरह कार्बन कितने होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी की वजह से पहले तो इसके पास 4 एटम्स थे, उसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेगा। इसकी वजह से क्या बनेगा, बड़ी टेट्रावैलेंसी, हर किसी के साथ बनाते ये बॉन्ड, हर किसी के साथ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सबके साथ। जो लास्ट वाला है वो उनके साथ, सबके साथ बनाते, इसीलिए ये बहुत ही खास है। मेरे को ज्यादा पता नहीं है लास्ट वाले के साथ बनाते कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर बनाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है लॉन्ग चेन बनाना। ये क्या बनाते हैं, मैंने बोला कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चेन बनाते हैं। इसी तरह ये शेयरिंग करके कार्बन कार्बन के साथ चेन बनाते हैं। ये इतनी प्रॉपर्टी है कि ये कार्बन मिल के चेन बनाते हैं। इसी तरह कार्बन 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 कार्बन। तो कोवलेंट बॉन्ड अभी बताया, जो शेयरिंग बॉन्ड होते हैं वो 3 किस्म की। यहाँ पे एक एटम के बीच में भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। आपने कभी सोचा होगा H2 क्यों आता है, ये दोनों स्टेबल होकर H2 बनाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, O2 बनाते हैं। नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए N2 बनाते हैं, N2 बनाते हैं, 3 बॉन्ड्स, इधर 2 इधर 3। तो अगले वीडियो में इससे अच्छे बेसिक जानेंगे, चैप्टर बहुत ही लंबा है। तो थैंक यू, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।